नमस्कार। जय हिंद सभी को। नानक क्लासेस के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी प्रिय साथियों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल और वो टॉपिक जो अपना चल रहा था वो था वैश्वीकरण और इसके प्रभाव। सेकंड ग्रेड में टॉपिक जो है विश्व भूगोल में हमें ये दिया गया है, पढ़ना भी है। और ये जो टॉपिक है वो वैसे भी आपको समझ की दृष्टि से जो है वो पता होना चाहिए। देखो, हमने इससे पहले जो है वो पढ़ लिया वैश्वीकरण, फिर वैश्वीकरण के कारण देखे हमने, और वैश्वीकरण के कारण के बाद उद्देश्य देखे, उसके बाद वैश्वीकरण के प्रभाव देखे, और फिर राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैचारिक ये सारे प्रभाव हमने देखे। फिर वैश्वीकरण की हानियां देखी, क्या क्या हानि हो सकती है, और उसके बाद जो है वो इनकी नीतियां देखी। तीनों नीतियां मैंने पढ़ ली। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा दिया डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दिया। अब यहाँ से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ आपका, ठीक है। देखो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये होता है कि विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन व्यापार व सीमा शुल्क महासंधि की उत्तराधिकारी संस्था है। मार्केस समझौता मोरक्को के अंदर अफ्रीका में हुआ था। ये 1 जनवरी 1995 के अंदर इसकी क्या होती है, स्थापना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 1 जनवरी 1995 में स्थापना होती है WTO की। नोट, इसका प्राचीन नाम गेट है। क्या है? गेट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। 1947 में ये बना था, जबकि लागू 1 जनवरी 1948 में हो जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पढ़ाया था मैंने? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WTO का मुख्यालय भी जिनेवा में है, और WHO का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में। वर्तमान में 164 सदस्य हैं। नवीनतम जो सदस्य है उसका नाम है अफगानिस्तान। नवीनतम जो सदस्य है उसका नाम क्या है? अफगानिस्तान। वर्तमान महानिदेशक की अगर बात करें तो इवेला, मैंने क्या बताया था? वर्तमान में जो महानिदेशक है उनका नाम क्या है? इवेला। इवेला नाइजीरिया की एक महिला है। नाइजीरिया की, याद रखना। नाइजीरिया क्या? WTO की पहली महिला महानिदेशक जो है उसका नाम जो है वो क्या है? इवेला। नोगोजी ओकोंजे अवेला, इवेला। इवेला को जो है वो भूल मत जाना, याद रखना। चलिए आगे, चलिए। अब आप पढ़ेंगे UNO के बारे में, और UNO से अपना जो प्रश्न है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए, UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब अपनी इसकी कहानी देखते हैं स्थापना को लेकर। इस प्रकार से क्या चरण रहे इसकी स्थापना को लेकर, वो सारा देखना पड़ेगा। तो स्थापना की यदि हम बात करें, बात है अगस्त 1941 की। अगस्त 1941 में अमेरिका राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, और ब्रिटेनी प्रधानमंत्री उस समय चर्चिल। और चर्चिल का नाम हमने राजस्थान संविधान में भी जो है वो पढ़ा है, सॉरी, भारतीय संविधान में भी। क्योंकि देखो, भारतीय संविधान की मांग दो स्तर पे होती है। एक तो भारत वालों ने मांग की थी कि भारत का संविधान बनाओ, संविधान सभा का गठन करो। एक मांग अंग्रेजों द्वारा भी की गई थी, अंग्रेजों द्वारा भी की गई थी। और अंग्रेजों द्वारा मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे वो थे चर्चिल। चर्चिल ने ये बात बोली थी, विसेंट चर्चिल ने ये बात बोली थी कि भारतीय का संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार बनेगा, और बात भी बहुत बढ़िया बोली थी। अब क्यों भाई दूसरे देश के आके यहाँ बवाल करें, बकवास करें कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है। भारतीय बेहतर जानते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश कैसा होना चाहिए। ये बात चर्चिल ने बोली। और चर्चिल के बाद आप देखोगे, चर्चिल द्वारा जो है वो मांग की गई, ठीक है। ये याद रखना, भारतीय का संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार बने, चर्चिल ने। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आ गया था। अगस्त प्रस्ताव में वो थे लॉर्ड लिनलिथ गो, वायसराय उस समय। लॉर्ड लिनलिथ गो ने ये बात बोली थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम भारतीय संविधान सभा का गठन कर देंगे। तब उनको बहुत लोगों ने सुनाया था, खूब सुनाया था। क्यों ऐसे बोले, समझ रहे हो क्या? हमसे काम ले लोगे द्वितीय विश्व युद्ध में, बाद में जवाब दे दोगे जाओ नहीं बनाते तुम्हारा संविधान, फिर अपने क्या कर लेंगे उनका। इसीलिए काफी लोगों ने उसका, यानी मुस्लिम लीग होती, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया था। चलिए आगे देखो। अब क्या था, ये दोनों, ये राष्ट्रपति और वो प्रधानमंत्री, ये एक द्वीप, एक महासागर है जिसका नाम है अंटलार्टिक। अंटलार्टिक महासागर के अंदर सफर कर रहे थे, एक जहाज में बैठे थे। और जहाज में बैठे बैठे ये बात चल गई कि अपने एक ऐसा संगठन बनाएं, पूरे दुनिया के मजबूत देश है ना वो जोड़ें उसमें,
ताकि कोई दूसरी बड़ी शक्ति उस पर आक्रमण ना करे, करेगी तो फिर हम सारे मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको। ये बात करके इन्होंने यहाँ एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए, और उस चार्टर का नाम भी क्या रख दिया इन्होंने, अंटलाटिक, क्योंकि अंटलाटिक के अंदर जहाज में बैठा बैठा वो चार्टर बनाए, तो 20 उसके लिए उन्होंने नाम क्या दे दिया, उन्होंने नाम दे दिया अंटलाटिक चार्टर। वहां पर क्या किए, हस्ताक्षर। जनवरी 1942 में, ये बात है 41 की, एक में याद रखना सबसे पहले, अंटलाटिक के अंदर जहाज में बैठे थे और वहां चार्टर पर हस्ताक्षर किए। 42 के अंदर दूरी, देखो दो दो याद रखो, दूरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे, दूरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे, दूरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अंटलार्टिक चार्टर के समर्थन में आगे। ये बोले कि हाँ बिल्कुल ये बात जो की है इन्होंने एकदम सही की है, ये सारे के सारे इसके समर्थन में आगे, और वॉशिंगटन के अंदर ये सारे लोग मिलते हैं, वॉशिंगटन में मिले, और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या करते हैं, घोषणा, और उस घोषणा के ऊपर क्या हुए, हस्ताक्षर। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर जो है वो 43 में होते हैं। फरवरी 1945 में 3 बड़े नेता, जिसमें नाम आता है रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। याद रखना नामकरण जो है वो यूएनओ का किसने दिया था, रूजवेल्ट ने। याल्टा सम्मेलन, याल्टा कहां पर है गुरुजी, याल्टा है क्रीमिया, कहां पर है, क्रीमिया के अंदर। याल्टा जो है वो क्रीमिया के अंदर, क्रीमिया की आपको एक बात और बताऊंगा, ये भी रखना। याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावी अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, कि हम संयुक्त राष्ट्र का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो संगठन बनाएंगे, प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करते हैं याल्टा के अंदर। 3 लोग थे, रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन। रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन, इनके द्वारा क्या फरवरी 1945 में 3 बड़े नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सम्मेलन है वो याल्टा में किया। याल्टा है क्रीमिया। आपने क्रीमिया के अंदर एक युद्ध पड़ा था, क्रीमिया का युद्ध, आप याद करो, 1857 का वो दिन, दिसंबर 1856 की बात है। एक बंदूक चला करती थी अंग्रेजों के पास जिसका नाम था ब्राउन बेस। अंग्रेजों ने क्या किया, इस बंदूक को बदल दिया। इसमें जो कारतूस लगे हुए थे वो थे कागज के, यानी गत्ते वगैरह के, लेकिन ये एक नई बंदूक लेकर आए जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी का जो यूज है वो किया गया था। अब इसके कारतूस बनाए गए, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, और कारतूस को ऐसे छील कर फिर उसके अंदर डालना पड़ता था और उसके बाद चलानी पड़ती थी बंदूक। अब सोच के देखो, कोई हिंदू व्यक्ति अगर कोई बटालियन में भर्ती हुआ तो वो कैसे ये काम कर सकता है। तो इस बात को लेकर जो है वो विरोध होने शुरू हो गए, और मंगल पांडे को वो आपको पता है प्रेरित किया। तो मंगल पांडे ने कहा कि भाई मैं नहीं चलाऊंगा ये। तब मंगल पांडे ने उन 2 अंग्रेज अधिकारियों को टपका दिया था। ये जो एनफील्ड राइफल है ना, इसका सर्वप्रथम जो यूज है, सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो क्रीमिया के युद्ध में किया गया था। कौन से युद्ध में किया गया, क्रीमिया के युद्ध में। तो क्रीमिया का जो युद्ध होता है वहां से ये अंग्रेज देख कर आए थे एनफील्ड राइफल को, तब ये लेकर आते हैं एनफील्ड राइफल की, यार वो तो पानी में भी खराब नहीं होते कारतूस, तो याद रखना। तो क्रीमिया जो है वहां याल्टा सम्मेलन हुआ था। इसके बाद अप्रैल मई 1945 सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने के मामले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन चला यहाँ। और 2 महीने लंबा सम्मेलन चलने के बाद ये सारी कहानी घटना जो होती है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनाएंगे, रूपरेखा ऐसी रखेंगे, पूरी बातें हुई। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किया कि भाई संयुक्त राष्ट्र का जो गठन करो,
50 देश बोले कि हम आपके साथ हैं। फिर एक देश और का नाम था पोलैंड। 15 अक्टूबर 1945 में जो है वो पोलैंड बोला कि मैं भी हस्ताक्षर करूंगा। यहां तो 26 जून को हुए, अक्टूबर में पोलैंड ने कर दिए। तो एक प्रश्न आता है एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई तो मूल संस्थापक देश कितने थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, 51। शुरू में 50 देश ने साइन किए थे, उसके बाद एक देश और मिल गया, पोलैंड। पोलैंड 15 अक्टूबर 1945 वो हस्ताक्षर करता है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य थे शुरू में जब इसकी स्थापना हुई, याद रख लेना। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, भूरिया बाबा की कसम लागेगी जे डेट ने याद ना करी तो 24 अक्टूबर 1945। आज तक मैं कदे कोई बात को बोलियो कसम न लेके, लेकिन एक कसम जरूर खुआऊंगा था ना मैं। याद करो, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है यूएनओ की। यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1900। यूएनओ की जो स्थापना वो 24 अक्टूबर को हुई, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यानी कई देशों का संघ है संयुक्त राष्ट्र, उसका दिवस कब आता है? 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई। और भारत कब सदस्य बना इसका? 30 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत जो सदस्य बनता है 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ जो है, यूएनओ का सदस्य भारत बन गया। कब बना? 30 अक्टूबर। 24 अक्टूबर नहीं की स्थापना हुई, 30 अक्टूबर में भारत मिल गया। यूएनओ का मुख्यालय पूछे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए आगे। सदस्य संख्या पूछे तो याद रखना 193। अब 193 को याद ऐसे रखना, 190, 91, 92, 93, इतने देश तो पढ़ ही लेना, 4। अगर बात करें 90वां, स्विट्जरलैंड। 91वां याद रखना, उत्तरी तिमोर। और उसके बाद याद रखोगे मोटेनेग्रो। और उसके बाद याद करोगे दक्षिणी सूडान। सूडान भी आपको अफ्रीका में पढ़ाया था, एक तो सीधा सूडान, एक दक्षिणी सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान, ठीक है। ये 4 याद करो, स्विट्जरलैंड, उत्तरी तिमोर, मोटेनेग्रो और दक्षिणी सूडान। अगर बात करें इसके ध्वज की, तो इसका जो ध्वज है वो हल्के नीले रंग का है। विश्व का जो गोला है पूरा, और उस गोले में विश्व का मैप बना हुआ है, 7 महाद्वीप है, और उसके साइड में 2 ऐसे जैतून की टहनियां हैं, ऐसे इस प्रकार से। इसका कलर कौन सा है? इसका कलर है नीला, हल्का नीला। कैसे? तो ये मिलेगा, तो सुनो। 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 1947 में ध्वज को अपनाया गया यूएनओ के। विश्व का नक्शा और 2 जैतून की टहनियां इस ध्वज में मिलेगी। अच्छा, ये याद रखना किसकी है? वो जैतून की है, ये बात भी याद कर लेना। इसका जो रंग है वो कैसा है? हल्का नीला। रंग जो वो कैसा है? हल्का नीला। तो 20 अक्टूबर 1947, 20 अक्टूबर 1947, मेरे साथ एक बार बोलो। यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। भारत इस सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945। ध्वज को कब अपनाया? 20 देश आजाद कब होता है? 47 में। तो 20 अक्टूबर 1947। 20 अक्टूबर 1947 को ये घटना हो जाती है। आधिकारिक भाषा कौन सी है यूएनओ की, और कार्यकारी भाषा कौन सी है? इसकी आप याद करो, एक छोड़कर एक बोलो। ए, बी को छोड़ो सी, ए बी सी, डी को छोड़ो ई, एफ आर याद कर लेना। अंग्रेजी, अंग्रेजी, सॉरी अरबी, अंग्रेजी नहीं सॉरी अरबी। अरबी, चीनी, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच और रूसी। अरबी, चीनी, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच और रूसी। मेरे साथ बोलो एक बार। ए छोड़कर ए सी ई एफ आर, ए सी ई एफ आर, ए सी ई एफ आर,
ए से अरबी, बोलो अरबी, अरबी, अरबी। सी से चीनी और स्पेनिश, ई से इंग्लिश, एफ से फ्रेंच, आर से रूसी। कार्यकारी भाषा दो है, ए एफ, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच, अब यहाँ अंग्रेजी का नाम नहीं, ये बात याद, सॉरी इंग्लिश तो है यहाँ, अभी इंग्लिश अंग्रेजी एक ही बात है, ठीक है, वहाँ इंग्लिश लिख दिया, यहाँ अंग्रेजी लिख दिया, एक ही बात है। ए एफ अंग्रेजी है इन दोनों में से, और फ्रेंच, यानी ऊपर से इंग्लिश ले ली और हमने फ्रेंच निकाल ली, पास पास वाली। चलो आगे। अब इसके अंग की बात करें, यूएनओ के 6 अंग है। कितने अंग है? 6। और विश्व बैंक की जो शाखा पढ़ते हो विश्व बैंक की, वो 5 है। विश्व बैंक के जो अंग पढ़ोगे, जो शाखाएं पढ़ोगे, वो 5 पढ़ोगे, जबकि यूएनओ के कितने अंग देखने को मिलते हैं? 6। इसमें पहला जो अंग है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, महासभा। इसे विभिन्न राष्ट्रों की क्या कहते हैं? संसद। और विश्व की लघु संसद के नाम से भी किसे जाना जाता है? विश्व की लघु संसद के नाम से भी महासभा को जाना जाता है। इसका कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधित विश्व पर विचार करना है। यह परामर्शकारी प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। प्रत्येक राष्ट्र के 5 सदस्य होते हैं, लेकिन एक एक को मत देने का ही अधिकार है। और याद रखना, एक एक को मत देने का ही अधिकार है। इस बात का जो उल्लेख मिलता है वह अनुच्छेद 18 में। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 18 में। प्रत्येक राष्ट्र से 5 सदस्य जो है वो होते हैं, लेकिन मत एक ही देगा, मत एक ही देगा प्रत्येक राष्ट्र से। और कोई अगर मान के चलो महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, जैसे मान के चलो सुरक्षा परिषद में किसी व्यक्ति को चुनना है, कोई सदस्य चुनना है, या कोई और बड़ा डिसीजन लेना है, तो उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता है, 2/3 बहुमत की। अगर कोई निर्णय लेना है तो टोटल यूएनओ में जितने लोग हैं उसके 2/3 जो सदस्य हैं वो अगर एग्री होंगे तो ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। एक इसका अधिवेशन होता है 8वां अधिवेशन 1953 में। यहाँ भारत की एकमात्र महिला जिसका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित ने जो है वो क्या की थी? अध्यक्षता। तो भारत की एकमात्र महिला अध्यक्षता जो रही है उसका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, ये महिला है। 8वां अधिवेशन 1953 के अंदर 5 और 3 कितने होते हैं ऐसे याद करना। 1900 में तो हुआ था, 5 और 3 8 होते हैं, 5 और 3 8 होते हैं, तो 58 में 53 में। 1992 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, 1992 में बुतरस महासचिव थे, उन्होंने एजेंडा फॉर पीस दिया, यानी पीस को लेकर 3 शब्द दिए, पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और ब्लीडिंग, पीस बिल्डिंग। तो पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और पीस ब्लीडिंग, ये 3 शब्द जो है वो किसने दिए थे? वो बुतरस ने। बुतरस की बात याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1992 में एजेंडा फॉर पीस दिया। एजेंडा फॉर पीस किसने दिया था? बुतरस ने। चलिए आगे बात करते हैं। अब यूएनओ का महासभा वाला देख लिया, देखो सिंपल सा है, 2/3 बहुमत है। 8वां अधिवेशन होता है 1953 में, और विजय लक्ष्मी पंडित, और 1992 में बुतरस द्वारा एजेंडा फॉर पीस दिया। एजेंडा फॉर क्या दिया गया? पीस। से दुनिया की लघु संसद भी कहते हैं। अब जैसे ये आ गया सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की बात करें तो ये जरूर पढ़ना, ये लाइनें, यह वैश्विक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का कार्य करता है। नाम ही क्या है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा बनाएगा, अर्थात एक सबके लिए और सब एक के लिए। ये आपने बात काफी बार सुनी है। यह सबसे ताकतवर संस्था है। यूएनओ की सबसे ताकतवर जो संस्था उसका नाम है सुरक्षा परिषद। उपनाम क्या है सर इसका? यूएनओ की कुंजी कहते हैं और दुनिया का पुलिसमैन। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। यूएनओ की कुंजी और दुनिया का पुलिसमैन। जहां पुलिस नाम लग जाए वहां सुरक्षा याद रखना। अरे जहां पुलिस नाम लग जाए वहां क्या याद रखोगे? सुरक्षा। जहां पुलिस नाम लग जाए वहां सुरक्षा याद कर लेना। तो दुनिया का जो है वो इसे कहते हैं पुलिस मैन। ठीक, ओके, चलिए आगे। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ? इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में। सदस्य संख्या टोटल 15 होती है, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 क्या होते हैं? स्थायी। 10 अस्थायी होते हैं और 5 जो होते हैं वो स्थायी। ये 10 अस्थायी जो महासभा द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? महासभा द्वारा, विशेष बहुमत, यानी 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो 15 में से 10 तो अस्थायी है, 5 स्थायी सदस्य है। इसकी ट्रिक याद रखोगे, ABC कितने गई सी? ABCFR, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ABCFR,
अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। हो जाओ, रह जाओ ध्यान में। चलो आगे। अस्थायी सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा? याद कर लेना, महासभा द्वारा। सदन के 2/3 बहुमत से होता है। 2/3 मैंने कहा था निर्णय लेंगे तो 2/3। सुरक्षा देखो, सुरक्षा में ये बीच में 2 दिख रहे हैं ना आपको? अरे शुरू में भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कितने 2 आ गए, ये भी 2 बन रहा है। ठीक है, तो 2-2 आ रहे हैं। तो याद रखना यह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये जो सदस्य चुने जाते हैं कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। भारत इनके अंदर रहा था अस्थायी में, स्थायी तो यही है 5। भारत 8 बार क्या रहा है? अस्थायी। और 8वीं बार जो रहा था 2021-22 के अंदर। बैठक जो है देखो, सुरक्षा परिषद की अगर बात करें तो यहाँ भी 4 दिख रहा है, इधर भी 4। पहले में 2 दिख रहा है तो 2 साल, 4 दिख रहा है तो 14। याद रखना 14 दिन में एक बार बैठक होती है। और विटो का इस्तेमाल स्थायी देश ही कर सकता है। यहाँ विटो पावर का भी यूज करता है। विटो पावर का मतलब आपने पढ़ा हुआ है, विटो जेबी विटो भी होती है ना, विशेष शक्ति होती है ये। जैसे जेबी विटो में राष्ट्रपति क्या है, कोई विचार नहीं देता है विधेयक पर, कोई बिल पर। ठीक है। अच्छा, विटो पावर का मतलब होता है वो बिल जो है ये वापस भी भेज सकते हैं उस विधेयक को, कि भाई उस पर विचार करने के लिए। और कई बार ऐसे होता है ये उस पर रिस्पॉन्स भी ना दें, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं विटो। लेकिन याद रखना वो 5 देश ही हैं जो केवल ये काम कर सकते हैं। ये प्रश्न भी याद कर लेना। त्रिगवेली ने कहा था विटो के कारण यूएनओ पंगु हो गया है। विटो के कारण यूएनओ पंगु हो गया, ये बात किसने बोली थी? त्रिगवेली ने। विटो के कारण यूएनओ क्या हो गया है? पंगु। विटो के कारण यूएनओ पंगु, त्रिगवेली। तीसरी बात कर दी ना त्रिगवेली ने, तीसरी बात कर दी। आर्थिक व सामाजिक परिषद, यहाँ 2 नाम आ रहे हैं, एक आर्थिक आ रहा है, एक सामाजिक आ रहा है। यूएनओ क्या भाई? यूएनओ की सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधित कार्य का संपादन करता है ये। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां आर्थिक और सामाजिक नाम है वहां 54 देश याद रखने हैं। इसमें सदस्य संख्या कितनी है? 54 की। कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का चुनाव महासभा द्वारा 2/3 बहुमत। बोलो, मैंने कहा था महासभा कोई ऐसा निर्णय लेगी उसमें 2/3 बहुमत चाहिए। और 1/3 सदस्य हर साल पद मुक्त हो जाते हैं। जैसे अब देखो, कार्यकाल कितने साल का है? 3 साल का। अगर मैं आपको 100% का पूछूं, भाई 3 हिस्से करो इसके, तो आप ऐसे ही करोगे ना, 1/3, 1/3, 1/3, ये हिस्सा करोगे? बिल्कुल करेंगे। तो 3 वर्ष में ये लोग काम कैसे करते हैं? 1 साल 1/3, दूसरी साल 2/3, 1/3, और तीसरी साल भी 1/3, 1/3 साल। यानी 100% जो सदस्य हैं वो इस प्रकार अपना काम जो पूरा करते हैं। बैठक वर्ष में कितनी में होती है? 2 बार। 1 और 2 नाम है यहाँ, तो वर्ष में 2 बार बैठक होगी। लेकिन कार्यकाल 3 वर्ष का, ये याद रखना। और हर साल जो है वो 1/3 बहुमत, 1/3 सदस्य वो है वो क्या हो जाते हैं? पद मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। और महासभा द्वारा ही यहाँ चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, अब ये न्यायालय का नाम आया तो यहाँ न्यायालय जैसी बातें होंगी। मुख्यालय द हेंग, न्यायालय हेंग कर देता है, नीदरलैंड में है। मुख्यालय जो वो क्या कर देता है? हेंग कर देता है। सदस्य की बात करें तो इसमें 15 न्यायाधीश जो वो देखने को मिलेंगे। 9 वर्ष का इसका कार्यकाल रहता है। और 9 सदस्यों का ही जो है वो गणपूर्ति कोरम बताया गया है। अब देखो, हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो शायद अनुच्छेद 100 और एक आगे पॉइंट पता नहीं 4 था या 1 था, उसमें लिखा गया गणपूर्ति कोरम। गणपूर्ति कोरम, गणपूर्ति कोरम कितना है? 1/10 का। यानी संसद में अगर 1/10 सदस्य शामिल नहीं होंगे तो वहां पर स्पीकर नहीं आएंगे, लोकसभा अध्यक्ष नहीं आएंगे, वो बैठक नहीं मानी जाएगी। तो बैठक का गणपूर्ति जो कोरम बनाया गया है लोकसभा अध्यक्ष को बुलाने के लिए, तो 1/10 सदस्यों से ज्यादा ही वहां आने चाहिए। तो ये गणपूर्ति कोरम भारत में देखने को मिलता है। भारत के नागेंद्र सिंह मुख्य न्यायाधीश जो रह चुके हैं। इसके अलावा BN राव, रघुनंदन राव, दिलवीर सिंह भंडारी, ये न्यायाधीश रह चुके हैं। न्यायाधीशों में आप नाम देखोगे तो देखो नाम कैसे मिलेंगे? BN राव, रघुनंदन, दिलवीर सिंह भंडारी, ये यहाँ न्यायाधीश जो है वो रह चुके हैं। 5वीं की बात करें तो न्यास परिषद में देखो आप, देखो न्यास परिषद जो है वर्तमान में एक तरह से न्यास हो गया इसका। यूएनओ का यह अंग लगभग समाप्त सा हो गया है, काम नहीं करता इतने ज्यादा। इसका मुख्यालय जो है वो भी न्यूयॉर्क में है। सदस्यता सुरक्षा परिषद के 5, सुरक्षा परिषद के जो 15 पड़े थे ना, उसमें 5 जो स्थायी देश थे वो इसके अंदर आएंगे। सचिवालय की बात करें, यूएनओ के कार्यों का संबंध में संचालन करता है ये।
इसका कार्यालय जिनेवा और न्यूयॉर्क में है। इसका प्रशासनिक प्रमुख महासचिव होता है, प्रथम महासचिव ट्रिंगवेली थे। और कोरिया युद्ध समाप्ति की में यह असफल हो गए थे। इन्होंने वादे किए थे जनता से, हम युद्ध समाप्त कर देंगे, ये है वो है, लेकिन ये अपने जो वादा उस पर खरा नहीं उतरे, तो इसने त्याग पत्र दे दिया था। तो त्याग पत्र देने वाले भी जो है वो पहले यही थे, त्याग पत्र दिया। समाप्ति में यह असफल हुए, जिस कारण इन्होंने क्या दे दिया, त्याग। अब अपन पढ़ेंगे जो है वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब तो थोड़ा ही है मामला, कर देते हैं, सटा देते हैं पूरा, पलटा देंगे भाई हैं। हाँ, पढ़ो आप। हाँ जी। वर्ल्ड बैंक की यदि अपन बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। अब विश्व बैंक सर क्या है? देखो, ये यूएनओ की आर्थिक संस्थाएं हैं। एक विश्व बैंक हो गई, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ हो गई। इसकी स्थापना भी सेम जुलाई 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर। मुख्यालय दोनों का कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। कार्य नीति सुधार कार्यक्रमों परियोजनाओं के लिए ऋण देना है या वित्तीय उत्पादन और तकनीकी सहायता के एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं और देशों को उनके सामने आने वाली चुनौतियों के लिए नवीन ज्ञान और समाधान साझा करने और लागू करने में मदद करते हैं। कैसे काम करना है उनके समाधान करते हैं। विकासशील देशों को ऋण देना, यह दीर्घकालीन ऋण देते हैं। याद रखना, विश्व बैंक जो है वो दीर्घकालीन, वर्ल्ड को मतलब हुआ बड़ा, और बड़ा होता है दीर्घ। दीर्घ काल का ऋण जो देंगे वर्ल्ड बैंक देंगे, और अल्पकाल का जो ऋण देंगे, अल्पकालीन जो ऋण देंगे, वो आईएमएफ जो है वो देगा। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक में कौशिक जो नाम के अर्थशास्त्री थे वो देखने को मिलते हैं। कौशिक वसु, यानी हमारा एक अंकल जी होता है जिनका नाम हो कौशिक। कौशिक जी हर दिन बैंक जाया करते थे। कहाँ जाते थे? बैंक। और वो भी वर्ल्ड बैंक जोड़ो ले गए, कौशिक जी घट जाता बैंक में। कौशिक जी कहाँ जाते थे? बैंक में। कौशिक जी कहाँ जाते थे? बैंक में। विश्व बैंक के मुख्यालय अर्थशास्त्री रह चुके हैं कौन? कौशिक जी। वर्ल्ड बैंक के जो अर्थशास्त्री हैं वो कौन रह चुके हैं? कौशिक वसु। याद कर लेना, और दीर्घकालीन लोन देते हैं, ये बात याद कर लेना। विश्व बैंक की 5 शाखाएं हैं, मैंने बता दी। याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी अच्छी बात है। आईबीआरडी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए, के बाद इंटरनेशनल विकास के डेवलपमेंट, ये सिंपल बातें हैं, एजेंसी याद हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वित्त का मतलब फंड होता है, निगम मतलब कॉरपोरेशन। सिंपल सिंपल बातें। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी एमआईजीए, एमआईजीए अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र आईसीएस आईडी। नोट, ये प्रश्न याद करना दोनों ही। विश्व वैश्विक गांव की अवधारणा के जनक। देखो, गांव में अगर क्यों हुआ है, गांव के अंदर विश्व की सी अवधारणा आ जानी, तो ऐसे बोल रहा है, अरे छोरा लहू आ जाएगा ज्यादा, मतलब घूमना, लहू पी रखे, ऐसी सी बात करके अपने शब्द बोला है। तो मेक लूहन, लूहन, लूहन लाग जाएगी। लू में ना अडिया तो याद रखिए, गाँव गाँव में ऐसे बोलते हैं ऐसे शब्द। धूम में जब घूमते हैं ना तो कहते हैं लू लाग जाएगी थोड़ा, धूम में ना लूहन। तो मेक मोहन वैश्विक गांव, वैश्विक गांव की अवधारणा का जनक कौन है? मेक लूहन। मेक लूहन, मेक लूहन, मेक लूहन, मेक लूहन, मेक लूहन, मेक लूहन, मेक लूहन। एक पर्सन और याद करना, एक पर्सन और याद करना, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं। हम्म, हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली का यूज किया था जॉर्ज रिटर्जर। रिटजर ने जो है वो मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली का यूज किया था भूमंडलीकरण के। अमेरिकीकरण का जो है वो यूज किया था जोसेफ टिगिल्ट, टिगिल टिगलिट्ज, ये ठाके के नाम रहे, टिगलिट्ज। तो याद कर लेना, अमेरिका को नाम आओ तो स्टील को काम याद रखो, स्टील स्टील याद कर लेना। और जो जॉर्ज रिटजर है, रिचार्ज करेंगे, मैकडोनाल्ड, डोनाल्डाइजेशन करेंगे तब। मेकिंग का मतलब होता है किसी को बनाना, यानी रिचार्ज करना। रिचार्ज में याद रखना मैकडोनाल्ड, और अमेरिका को है स्टील, स्टील यहाँ याद कर लियो, ठीक है, अमेरिका स्टील। हेलो भाई। अच्छा, एक चीज और देखो, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। मनी यानी पिसारा, मनीला। एशियाई विकास बैंक, एशिया में विकास बैंक जो है मनीला फिलीपींस के अंदर है,
स्थापना होती है 1966 में। याद करो, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। मनीला। वैश्विक गांव में मेकलुहन, लुहन, लुहन। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। कहाँ पर है? मनीला। कहाँ है? मनीला। बिल्कुल भाई, वेरी गुड। चलिए आगे। अब आएगा IMF। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना जुलाई 1944 में। वही बात है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंदर। उद्देश्य भुगतान असंतुलन को दूर करना। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका उद्देश्य क्या है? यानी ये भुगतान के असंतुलन को क्या करता है? दूर करता है। और उसके लिए क्या दे देता है? ऋण दे देता है। लेकिन याद रखना, ये ऋण देगा अल्पकालीन समय के लिए। जैसे मान के चलो, आपने कोई कार ली और 12-13 लाख रुपए की, और उसकी किस्त है मान के चलो 15 से 20 हजार के बीच में किस्त है। अब कई बार मान के चलो ऐसी स्थिति आपके सामने उत्पन्न होगी कि आपसे वो किस्त नहीं भरी जा रही है, और जब आपसे वो किस्त नहीं भरी जाएगी, तब आपकी वो भुगतान असंतुलन हो जाएगा। उस करके फिर आप IMF से क्या ले सकते हो? ऋण ले सकते हो। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC है। इसमें 190 राष्ट्र सदस्य हैं। आधिकारिक भाषा कौन सी? अंग्रेजी। कार्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहायता को आगे बढ़ाना, व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करना, और समृद्धि को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को खत्म करना। अल्पकालीन ऋण देती है, बस याद रखना। हतोत्साहित करती है और अल्पकालीन ऋण देती है। और ये याद रखना, रघुराम राजन, ये देवताओं के नाम आएंगे थोड़े। गीता, गोपीनाथ और IMF। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन कौन है? रघु, राजन और गीता। रघु राम है, सॉरी, रघु राम राजन और गीता। राम का नाम आए और गीता का नाम आए और नाथ का नाम आए, गोपीनाथ, है ना? तो या तो ये याद कर लेना, या रघुराम याद कर लेना, या गीता याद कर लेना, या गोपीनाथ याद कर लेना। ठीक है, तो ये प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे, जैसे रघुराम राजन और गीता गोपीनाथ का संबंध विश्व बैंक से है, IMF से है। IMF, विश्व बैंक में तो कौन हो? कौशिक अंकला, वो हर संडे जाते थे। अब ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें आपसे प्रश्न पूछे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक, तथा है ये, ठीक है, मैं लिख लेना तथा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, इसे हम बोलते हैं यूनेस्को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। इसकी स्थापना कब होती है? 1946। याद देखो कैसे करोगे। ये जो पेरिस है ना, देखो पेरिस है, ठीक है। तो पेरिस का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। 1946 में इसकी स्थापना हुई। याद रखना, स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड टी, WTO की स्थापना तो बता दी 1 जनवरी 1995। 1995 याद है। WHO की याद करो। WTO की तो टी देखो, टी है वहां 1995। WHO की 1948, देश आजादी के 1 साल बाद 1948 में जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या नियंत्रण कोष, UNFPA, इसकी स्थापना होती है 1967 में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950। देखो मौसम जो है वो 50 में बदलता है। 50 साल में जो हो जाओगे तो मौसम बदल जाएगा। जिस दिन 50 साल के हो गए ना, उस दिन जो है मौसम बदल जाएगा। और इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, 1964, वाशिंगटन DC के अंदर इसका क्या मिलेगा? मुख्यालय। तो दूर संचार की बात करेंगे तो लास्ट में देखो लिखा हुआ 4, तो 4 से याद रखना 64। देखो 4 रुपये लच के 6, 6, 6, 6 और 4, 64, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, देखो श्रम, मजदूर दोनों हाथों से काम करता है, 1919, और दोनों हाथ ये रहे, और 1919, ठीक है। 11 अप्रैल 1919 के अंदर जनेवा के अंदर मुख्यालय है, वहां स्थापना होती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, ठीक है। तो याद रखना 11 अप्रैल 1919 में क्या हुई? स्थापना। तो ये था अपना टॉपिक, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव, ठीक है। अब आपको मैं इसके जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो करवा देता हूँ। देखो ये बात मैं आपको बता दूं, ये ऐप की क्लास है पहले ही, और मैंने गुरुजी से जो है वो रिक्वेस्ट की, गुरुजी ने बात मानी कि सर इसको यूट्यूब पर जो है वो हम चढ़ा देंगे, कोई बात नहीं है। तो अब आप सभी साथी इसको थोड़ा शेयर करना, ठीक है। अब ये मत सोचना कि अगर हम शेयर कर देंगे क्लास तो कोई और पढ़ लेगा। देखो अगर आप ये मन में भावना रखते भी हो तो मुझे एक बात बताओ, कितने को रोक लोगे आप ऐसे? आप तो अपने आसपास वाले इलाके मतलब साथियों को रोक सकते हो मान लो, और एक टॉपिक से कोई सिलेक्शन रुकता भी नहीं है, ये तो मैं बता दूं आपको। सिलेक्शन लेने वाला होता है वो 1-2 नंबरों से रहता भी नहीं है या नहीं है, ये बात है।
सर कोई ले लेते हैं, वो बेचारे की किस्मत भी, वो कहते हैं ना योगदान। बाकी सिलेक्शन आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा, 13, 14, 15 मार्क्स का भी अंतर देखने को मिल सकता है, अधिक होते हैं। ठीक है, जिस दिन आपका होगा उसको दिन आप देखना। अब अपन पढ़ेंगे वैश्वीकरण व इसके प्रभाव के महत्वपूर्ण प्रश्न। पढ़े? ठीक है, एक बार तुम्हें मैं 5 मिनट इस क्लास को रोक कर आप इसका क्या कर लो, रिवीजन कर लो। हाँ जी, देखो आप इसका रिवीजन कर लो, मैं थोड़ा इंतजार करूँ, जल्दी से क्लास रोक लो, देखिए 5 1 मिनट फटाफट पढ़ दो इन्हें पूरा ने। फिर देखो आप, हाँ का प्रश्न करा महत्वपूर्ण, थोड़ा रिवीजन कर लो भाई फटाफट। क्लास अभी रोक दो, पहले एक बार टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद ये प्रश्न देखना सारे। ठीक है, करें पहला प्रश्न, पढ़ो जल्दी और करो। मैं सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद ये प्रश्न मैं कर दूंगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सिडनी, जिनेवा, मनीला, वॉशिंगटन। क्या आप रोक सकते हो? रोक कर एक बार पढ़ लो इसको ढंग से, मैं उत्तर बता रहा हूँ, आप चेक करना कि आपके लास्ट में होंगे कितने सही। इसका जो मुख्यालय है वो है मनीला, फिलीपींस के अंदर, हमने पढ़ा था अभी। एशियाई विकास बैंक है मनीला, क्या ला? मनीला। इसका सही हाथ ऊपर करना, वेरी गुड। चलिए आगे। हाँ, वैश्विक गांव की अवधारणा के जनक, वैश्विक गांव, मैकलुहन, रोनाल्ड रॉबर्टसन, गिलपिन। बताओ, समझ में आ गई? ये भी मेरे को लगता है आपका सही गया, वाह भाई वाह। चलिए बात, विश्व व्यापार संगठन WTO, टीओ, WHO नहीं पूछ रहा, टीओ पूछ रहा है, बताओ स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना कब हुई, इसे बताओ। ठीक है, 1 जनवरी 1995। चलिए आगे बढ़ो। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश का दौर प्रारंभ हुआ। ये प्रश्न करो, बहुत प्यारा है। अब आपको देखो, मैंने इस टॉपिक के अंदर कौन सा सन लिखाया है वो इसमें टिक मार दो आप। इस टॉपिक में मैंने आपको कौन सा सन कराया है जहां पर विनिवेश का जो दौर है वो शुरू हो जाता है? ठीक है, मैं थोड़ा हिंट दूं क्या आपको? पहले इसका उत्तर करो, फिर हिंट देता हूं। कर दिया? उदारीकरण, लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्त करना। तो विनिवेश का दौर तभी तो शुरू हुआ था, 91 92 में, 1991 और 92 में। वैश्वीकरण में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है बताओ? किसी देश की राजनीति में दखल, विदेशी निवेश को बढ़ाना, आयात प्रतिबंध को हटाना, देशों के मध्य प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान। शामिल नहीं है पूछा है, तो भाई राजनीतिक प्रभाव तो जरूर है लेकिन दखल नहीं देता है। दखल आ रहा तो काम ही को नहीं, ये संस्था किस लिए बनाई गई है? कल्याण कर सके, दखल थोड़ी देंगे। किसी देश की राजनीतिक में दखल नहीं है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ऋण देता है? पूर्ण निर्माण एवं विकास, भुगतान असंतुलन को दूर करना। वेरी गुड, ये हमने पढ़ा था ना। ये भुगतान जी थारी किस्त ना भरेगी तो भुगतान जो है संतुलन उसको क्या कर देगा, दूर कर देगा। तो पढ़ो, रोक के पढ़ लो, फिर मैं उत्तर बता देता हूँ आपको। पढ़ लिया? अब सुनो, भारतीय सरकार के नवीन आर्थिक नीतियों में एक नीति अर्थव्यवस्था के ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव करना, बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन नहीं है इसका कोई, क्या कंपटीशन नहीं है। ठीक है, कंपटीशन ये नहीं करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव समाप्त करना, समाप्त नहीं है, जुड़ाव बढ़ाना है इसका काम, तो समाप्त थोड़ी करेगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम सही होगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। भूमंडलीकरण की अवधारणा का जनक यानी वैश्वीकरण की अवधारणा का जनक किसे कहते हैं? मेल मेल कौन, मेक यूहन, गिलबिन, रॉबर्टसन। बताओ क्या होगा भाई? तुक्का ही मार दो, अरे तुक्का मार दो भाई। हाँ, नहीं मार सकते, करवाया था पहले पेज पे ही, रॉबर्टसन। अब के तो मान तो बेरो ही हो गुरुजी। चलो फिर अब ये बताओ, फिर अच्छी बात है पता था तो, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? हाँ, लेवल देखो, हमारे साथी ने उत्तर दिया, आप भी बताओ। वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। वैश्वीकरण की शुरुआत 1985 में हुई। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, बिल्कुल एकदम। ये सिर्फ आर्थिक नहीं है, सिर्फ आर्थिक नहीं, आर्थिक है लेकिन सिर्फ आर्थिक नहीं है।
की शुरुआत 1985 में नहीं हुई थी। यह पश्चिमीकरण, ये फालतू के शब्द लिखिए, राइट उत्तर होगा 4। वैश्वीकरण एक बहुआयामी यानी कि अनेक आयाम है, बहुआयामी परिघटना है। बिल्कुल। ये बताओ वैश्वीकरण के लिए आवश्यक शर्तें निम्न में से कौन सी है? अरे यार वो तो लेवल को आदमी है, हमारे साथी बिना पढ़े उत्तर दे रहे हैं। आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया है, अब आप देखो। वस्तु सेवा पूंजी तथा बौद्धिक संपदा के अप्रतिबंधित आदान प्रदान के मार्ग में किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाए। बिल्कुल सही बात है, अवरोध नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर उसको जवाब देंगे ये। इन्हें ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें सभी देशों का विश्वास हो। बिल्कुल ये बात भी सही है। जो सर्वानुमत से नीति निर्धारक सिद्धांतों का निरूपण करे। ये बात भी एकदम सही है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वाह भाई वाह, बिल्कुल। नाम लियोगे कौन बता ला रहे उत्तर थाने, लीक हो जाएगा पेपर फिर, नाम ले दिया तो ले जाएगा पुलिस, हरा पकड़ के देख ले। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पढ़ के जवाब देगा, मैं सोच तो कहीं मार ला रहे हो। वेरी गुड, मतलब टॉपिक क्या है इनका। महासभा में सभी सदस्य देशों को समान प्रतिनिधि तब है। अनुच्छेद 18 के तहत प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखो। महासभा में किसी एक देश को 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। महासभा द्वारा परामर्शदात्री प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। परामर्शकारी, वेरी गुड। यूएनओ महासचिव बुतरस ने एजेंडा फॉर पीस दिया था, बताओ कब दिया? 1992 में, ये तो याद है ना आपको। ये बात भी एकदम सही है। पहली, अनुच्छेद 18 के तहत प्रत्येक सदस्य को एक मत। दूसरी बात भी सही है, क्योंकि मैंने कहा था 5 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे, 5 है ना। और तीसरे में महासभा द्वारा परामर्श देता है। चौथा है यूएनओ महासचिव बुतरस ने एजेंडा फॉर पीस दिया। 3 पीस कौन कौन से? एजेंडा फॉर मेकिंग मेकिंग पीस, एजेंडा फॉर पीस, और पीस के बाद याद रखना एजेंडा सॉरी पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और पीस ब्लीडिंग। ये 3 दिए थे, ठीक है। आगे राइट तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। 1, 2, 3 व 4 सही है। इसका जवाब दो। निम्न में से कौन सा कार्य महासभा का है? यूएनओ के लिए बजट निर्माण करता है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करता है। ये बात भी सही है। आप ये रोक के फिर जवाब दिया करो, ठीक है भाई, कि मैं उत्तर बता देता हूँ, आप इनको रोक के फिर जवाब दिया करो। यूएनओ के लिए बजट का निर्माण करता है, एकदम सही बात है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करता है, और अस्थायी सदस्य है कितना? 10। महासचिव का चयन करता है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन भी करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब दो सारे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद के बारे में पूछ रहे हैं। सुरक्षा के संबंध में सत्य कथन बताना है। कौन सा कथन सत्य? इसे यूएनओ की कुंजी, दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। बताओ याद है या नहीं है? इसमें 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं महासभा, और चुनती कौन है? महासभा। यह वैश्विक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का कार्य करता है, अर्थात एक सबके लिए सब एक के लिए। एकदम सानी बात है, चारों की चारों। ऑप्शन नंबर द इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखते जाइएगा आप पर के प्रश्न जो है वो कितने सही हो रहे हैं। फिर जो सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए हैं वो प्रश्न भी इसके अंदर मिक्स जो है वो किए गए हैं। निम्न में से किसने कहा था वीटो के कारण यूएनओ पंगु हो गया है? बताओ। त्रिगवेली, जवाहरलाल नेहरू, कोफी अन्ना और लखदर ब्राह्मी। बताओ। त्रिगवेली, तीसरी बात की थी ना इसने, वीटो के कारण यूएनओ पंगु हो गया है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के संबंध में कौन सा सत्य है? रोक के बता दो प्रश्न, रोक लिया करो आप। इसमें 54 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। वर्ष में 2 बार बैठक होती है, ये बात भी सही है। आर्थिक सामाजिक 2 नाम है तो 2 बार बैठक हुआ है। लेकिन मैंने बोला था कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, और प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य कार्यकाल पूरा कर जाते हैं। इसका भी राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द या डी। ऑप्शन नंबर डी या द जो है वो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन का सभी साथी जो है पढ़कर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट पर्सन का जो जवाब है वो सभी दीजिएगा। IMF, IMF के बारे में पूछ रहा है। सही कथन बताना है, ठीक है।
आईएमएफ भुगतान असंतुलन की स्थिति में विकासशील देशों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। एक नंबर में ये बात लिखी है, अल्पकालीन ऋण देता है। आईएमएफ अल्पकालीन देता है क्या? वैश्विक गरीबी उन्मूलन एवं आधारभूत संरचना का निर्माण करता है विश्व बैंक। देखो एक नंबर बात सही है, विश्व बैंक गरीबी उन्मूलन एवं आधारभूत संरचना का तो निर्माण करता है, और इसके तो विकासशील देशों को वो क्या देता है? दीर्घकालीन ऋण। क्या देता है? दीर्घकालीन ऋण। आईएमएफ एमएफ जो है वो अल्पकालीन देता है, और विश्व बैंक जो वो दीर्घकालीन। रघुराम राजन एवं गीता गोपीनाथ आईएमएफ, याद है ना, ये मुख्य अर्थशास्त्री रहे हैं। बिल्कुल सही है। कौशिक वसु कड़े जातो विश्व बैंक में जातो, ये इसका है। डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने के रूप में जाना जाता है। अब देखो, आप याद करो 91-92 की वो घटना, यानी अंतिम औद्योगिक नीति आई थी 1991 में। उदारीकरण का दौर जो शुरू होता है, उसमें लाइसेंस प्रक्रिया, ये जो बाधा थी, इसको खत्म किया, ताकि अब छोटा व्यक्ति भी जो है उद्योग स्थापित करने की ताकत रखेगा। सिर्फ अल्कोहल, दवाइयां वगैरह होगी, उनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। यहाँ ये प्रतिबंध जो लगाए गए थे, इनको हटा दिया था। ठीक है, तो यहाँ जो है सरकार द्वारा निर्धारित बाधाएं थी, उनको खत्म किया। इसका मतलब होता है उदारीकरण। क्या हुआ? उदारीकरण हुआ। वैश्वीकरण शब्द का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन है? राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल का आदान प्रदान, एकदम सही बात है। राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, ये बात भी एकदम सही है। राष्ट्रीय सीमाओं के पार माल, सेवाओं, लोगों और पूंजी का आदान प्रदान, ये बात भी एकदम सही है। राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, लोगों, पूंजी और सूचनाओं का आदान प्रदान। अब इसमें सबसे अच्छा जो उत्तर है वो डी नंबर मान लो आप। इसमें सारी बातें ही आ गई, उनमें भी वो बात सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये रहेगा, क्योंकि वस्तुएं, सेवाएं, लोग, पूंजी और सूचनाएं का भी क्या होता है? आदान प्रदान होता है। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम है? बताइए। नई व्यापार एवं औद्योगिक नीतियां, नई बैंकिंग एवं वित्तीय नीतियां, श्रम बाजार सुधार, राजस्व राजकोषीय सुधार। बताओ इसमें राइट उत्तर क्या होगा? इसमें जो राइट उत्तर है वो क्या होगा? 1 मिनट आप ऐसे कर लिया करो, ये जो आपके पास ये जो फोन है ना, इसको आप रोक लिया करो थोड़ा, और रोक कर जो है वो इसको उत्तर को अच्छी तरह से देख लिया करो। वेरी गुड। तो बताओ इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो नई व्यापार एवं प्रौद्योगिकी नीतियां, बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि जब वैश्वीकरण होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, भूमंडलीकरण होगा, तो ये चीजें सीखने को मिलेगी। नई बैंकिंग एवं वित्त नीतियां भी आएंगी, श्रम बाजार में भी सुधार होगा, राजस्व राजकोष से सुधार होगा। ये जो प्रश्न है वो सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये जो प्रश्न है वो आया हुआ है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखो, जब भी मैं कहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना वो समझ पर मतलब आधारित है, अगर आपको जितनी अच्छी समझ होगी, ये टॉपिक आपका इतना अच्छा हो जाएगा। थोड़ा करंट को आप पढ़ जाना बस, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, बाकी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, गारंटी देता हूँ इस बात की, कोई गारंटी कौन है, आपा गारंटी पत्र देवांगा और साइन और मार के देवांगा। लो जो थारो साइन है, हाँ ये मेरा साइन है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था? याद रखना, मैकडोनाल्ड की बात आ रही है तो रिचार्ज करना है ना, जॉर्ज रिटजर। जॉर्ज रिटजर ने, किसने भाई? जॉर्ज रिटजर ने। ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये प्रश्न भी आया हुआ है। थोड़े सिद्धांत वगैरह भी याद रखना, जो पंगु किसने कहा था, ऐसे थोड़े जो सिद्धांत दिए गए हैं वो याद रख लेना। निम्न में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंधित किया था? जोसेफ स्टील, मैंने कहा था ना अमेरिकरण, जो स्टील, जोसेफ स्टीग लीड्स ने जो है वो संबंधित किया था। ये जो थे प्रश्न वो वैश्वीकरण के थे। तो मेरे साथी, ये क्लास हमने कहा था कि यूट्यूब पर आपके लिए लाएंगे, तो कहेंगे वो काम करेंगे। ठीक है, वैसे ये ऐप की क्लास मैं आपको फिर बता दूं, ऐप की क्लास आना है बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है ऐप वाली क्लास से बाद है। अब कई साथी ऐप में देखेंगे ना तो वो विरोध करेंगे, ला ला ऐप वाली क्लास हमें क्यों दी, इनको यूट्यूब पे क्यों डाली। तो वो बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमने एक टॉपिक निर्णय लिया कि इनको पढ़ाएंगे। बाकी देखो आगे जो आने वाले टाइम की सेकंड ग्रेड की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, वो एक बार साथ जुड़कर तैयारी करो, आपको कभी भी झुकने नहीं देंगे। पुष्पराज है ना, झुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं झुकने देंगे आपको। और मैं आपको भूगोल सब्जेक्ट पूरा पढ़ाऊंगा, राजस्थान का, भारत का और विश्व का।
अब अपनी यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है, सेकंड ग्रेड के नाम से सीरीज चलाई रखी है, अभी राजस्थान चला रहा हूँ, फिर भारत शुरू कर दूंगा, उसके बाद विश्व करवाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि जैसे अब जैसे मैं मेरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको उसमें तंग नहीं होने दूंगा। तंग क्यों, मतलब होता है कि आपको अलग अलग किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारा जो कंटेंट है, मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आप कोई किताब मत लेकर आओ, वरना सारे अध्यापक कहते हैं कि आप स्वतंत्र हो, कैसे ही पढ़ो कैसे। तो क्योंकि स्वतंत्र मैं भी नहीं करूंगा, पहले नौकरी लग जाओ उसके बाद स्वतंत्र हो, कुछ भी पढ़ो। अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि बात बात की किताबा देख लिया है या नहीं, तो वो चीज़ है। ओके, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देख लेना, बाकी अपनी सीरीज वो चलती रहेगी। मिलते हैं अपने अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।